बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा लेक्चर जो है जिस टॉपिक के ऊपर है वो है एरोबिक रेस्पिरेशन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस जो है हमारे लेक्चर के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर जो है वो दो आगे से प्रोसेस आएंगे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। तो अभी हम समझते हैं कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो क्या होती है। द ग्लाइकोलाइसिस एंड फर्मेंटेशन और इनएफिशिएंट प्रोसेस। जो ग्लाइकोलाइसिस है और हमारे पास जो फर्मेंटेशन का प्रोसेस जो हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा है वो एनर्जी के हवाले से जो है इनएफिशिएंट प्रोसेस है। जो ग्लाइकोलाइसिस है उसका जो एंड प्रोडक्ट है हम जानते हैं कि वो कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी, यानी कि एटीपी उसमें बनती है जो कि रखती है कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। दिस एनर्जी कैन बी रिलीज्ड बाय फर्दर ऑक्सीडेशन। उस एनर्जी को रिलीज किया जाता है ताकि फर्दर जो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस हैं उनमें यूज हो सके। फ्री ऑक्सीजन अक्यूमुलेटेड इन एटम्स। एटम्स के अंदर जो है वो फ्री ऑक्सीजन अक्यूमुलेट हुई होती है ऑफ अर्थ एज रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और एज अ रिजल्ट क्या निकलते हैं हमारे पास, फोटोसिंथेसिस के थ्रू एटम्स के अंदर ऑक्सीजन जो है वो फ्री ऑक्सीजन जो है वो अक्यूमुलेट हुई होती है अर्थ के अंदर एज अ रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू। ठीक है, यानी जो पौधे हैं वही फोटोसिंथेसिस करते हैं, वो हमसे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एज अ रिजल्ट हमें क्या देते हैं, ऑक्सीजन दे रहे होते हैं। तो इस वजह से अर्थ के ऊपर, अर्थ के एटम्स के अंदर, एटम्स में जो अर्थ में जो एटम्स मौजूद हैं उन एटम्स के अंदर फ्री ऑक्सीजन जो है वो अक्यूमुलेट हुई होती है। Therefore, aerobic respiration took place in microorganism and in mitochondria। इसीलिए एरोबिक रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर और बहुत सारे टाइप्स के माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है। एवोल्यूशन ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन हैज मेड ऑर्गेनिज्म एफिशिएंट। अब जो एवोल्यूशन आई है एरोबिक रेस्पिरेशन के हवाले से, उसने क्या किया है कि ऑर्गेनिज्म को ज्यादा एफिशिएंट बना दिया है, वो अपना वर्क प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। उनके अंदर जितने भी प्रोसेस हैं वो प्रॉपर तरीके से जो है वो हो रहे होते हैं। इट प्रोवाइड देम पावरफुल एंड एफिशिएंट वे ऑफ रिमूविंग एनर्जी फ्रॉम न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल। वो न्यूट्रिएंट मॉलिक्यूल से ज्यादा अच्छे तरीके से जो है एनर्जी को रिमूव करते हैं और अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं पावरफुल मेथड के थ्रू। लाइफ वुड बिकम स्लो विदाउट माइटोकॉन्ड्रियल एटीपी प्रोडक्शन। लाइफ जो है वो बिल्कुल स्लो हो जाए अगर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन जो है कम हो जाए। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी की प्रोडक्शन जो है वो एरोबिक होती है, यानी कि वो एरोबिक रेस्पिरेशन है। The pyruvate is entered into the Krebs cycle और citric acid cycle। पायरोवेट का मॉलिक्यूल जो होता है वो किधर एंटर होता है, Krebs साइकिल के अंदर और सिट्रिक एसिड के अंदर, जो कि ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट पायरोवेट बनता है, वो नेक्स्ट किसमें यूज होता है, Krebs साइकिल में और सिट्रिक एसिड साइकिल में। द NADH goes to the electron transport chain। NADH किधर चला जाता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के पास ड्यूरिंग एरोबिक मेटाबॉलिज्म, जब एरोबिक मेटाबॉलिज्म हो रही होती है। The free O2 accept electron and reduce to H2O। फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, फ्री ऑक्सीजन क्या करती है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है और रिड्यूस हो जाती है वाटर के अंदर। जैसे कि इक्वेशन के अंदर है पायरोवेट प्लस ऑक्सीजन, पायरोवेट के अंदर ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल ऐड होता है, हमारे पास क्या बनती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और 34 एटीपी के मॉलिक्यूल बनते हैं और हीट एनर्जी रिलीज होती है। अब हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर हमारे पास टू प्रोसेसेस आते हैं जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पेपर में भी लॉन्ग क्वेश्चन के लिए ये पूछे जाते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से हैं। एक हमारे पास जो एरोबिक रेस्पिरेशन के अंदर दो प्रोसेसेस आते हैं, उनमें फर्स्ट वन हमारा है Krebs साइकिल या फिर हम उसको सिट्रिक एसिड साइकिल भी बोलते हैं, और सेकंड वन हमारा है वो ETC यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। तो हम Krebs साइकिल को और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को अब हम जो है वो डिटेल के साथ जो है वो देखेंगे। तो Krebs साइकिल के अंदर जो हमारे दो जो है वो प्रोसेस आ रही है, उनमें जो फर्स्ट वन हमारा है वो है Krebs साइकिल। तो Krebs साइकिल जो है वो क्या है, इसको हम डिटेल से देखते हैं। Krebs साइकिल का हमारा ये जो टॉपिक है ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो Krebs साइकिल को देखते हैं कि Krebs साइकिल जो है ये क्या है। It is a series of reaction in which the pyruvate from glycolysis is oxidized to CO2। ये एक सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन है जिसमें जो पायरोवेट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस से बनता है, पायरोवेट का मॉलिक्यूल वो एंटर होता है और ऑक्सीडाइज हो जाता है, एंटर होता है वो Krebs साइकिल के अंदर और ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में। Krebs cycle is discovered by Hans Krebs in 1930s। 1930s में Hans Krebs ने Krebs cycle को डिस्कवर किया। 2 इलेक्ट्रॉन कैरीज एक्ट हाइड्रोजन एक्सेप्टर। 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्ट एज अ हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पर जो है, हाइड्रोजन एक्सेप्टर के तौर पे 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो काम कर रहे होते हैं, वो हमारे पास है NAD और FAD। ठीक है,
उसके बाद है दीज आर रिड्यूस टू NADH एंड FADH2। ये किस में रिड्यूस हो जाते हैं? NADH एंड FADH2। 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर जनरेटेड, और कार्बन डाइऑक्साइड के 3 मॉलिक्यूल जो है वो हमारे पास जनरेट करते हैं। फ्रॉम ईच पायरुवेट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फेज ऑफ साइकिल, हर 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट करते हैं फ्रॉम ईच पायरुवेट मॉलिक्यूल ड्यूरिंग द फेज ऑफ साइकिल, यानी कि जब क्रब साइकिल हमारे पास उसका प्रोसेस हो रहा होता है तो हर पायरुवेट के मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होते हैं। सम एनर्जी इज आल्सो प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, कुछ एनर्जी एटीपी की फॉर्म में भी हमारे पास प्रोड्यूस होती है, और जो रिमेनिंग एनर्जी है वो हमारे पास NADH और FADH2 की फॉर्म में जनरेट हो रही होती है। दीज आर ट्रांसफर टू द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ये NADH एंड FADH2 की, ये हमारे पास जो NADH एंड FADH2 की एनर्जी है, रिमेनिंग एनर्जी जो हमारे पास बन रही होती है, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट को ट्रांसफर कर दी जाती है। पायरुवेट का मॉलिक्यूल जो है वो चेंज हो जाता है एसिटाइल को ए में, ठीक है, एसिटाइल को ए में चेंज हो जाता है पायरुवेट, जो कि पायरुवेट हमारे पास ग्लाइकोलाइसिस का एंड प्रोडक्ट है, वो किसमें चेंज हो जाते हैं? एसिटाइल को ए में, और एसिटाइल को ए जो है वो फिर एंटर हो जाता है, एंटर इनटू द क्रब साइकिल, वो क्रब साइकिल के अंदर जो है वो एंटर हो जाता है। अब नेक्स्ट हम क्रब साइकिल को देखते हैं और उसके एक एक स्टेप को जो है वो डिटेल के साथ समझते हैं, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये साइकिल भी और इसकी एक्सप्लेनेशन भी, क्योंकि क्रब साइकिल का ये जो हमारा टॉपिक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से मैं आपको बता रही हूँ कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लाइकोलाइसिस भी इंपॉर्टेंट है और क्रब साइकिल भी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इवन डेट के ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है, ये चैप्टर भी पेपर के हवाले से बहुत ज्यादा जो है वो इंपॉर्टेंट है।